हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट नंबर 58 को सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल ही सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है, जिसमें हमने पिछले 15 से 20 सालों में पूछे गए एग्जाम, चाहे वह टीजीटी हो या पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर हो या यूजीसी नेट जेआरएफ आदि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आज के प्रैक्टिस सेट में आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज के हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 58 के क्वेश्चन नंबर 1 को। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, पहले को कथन ए से और दूसरे को उसके कारण आर से दर्शाया गया है। कथन ए कह रहा है कि 1618 तथा 1648 के वर्षों के बीच यूरोपीय जनसंख्या भारी मात्रा में घटी और इसका कारण दिया गया है कि 1618 तथा 1648 के वर्षों के बीच यूरोपीय देशों ने विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में क्रांतिकारी परिवर्तन देखे और वे अपेक्षाकृत शांतिमय में अवधि से गुजर रहे थे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कथन ए गलत है और इसका कारण जो दिया गया है वह हमारा सही है। 1618 तथा 1648 के वर्षों के बीच उक्त अवधि में यूरोपीय जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी, क्योंकि मृत्यु दर नियंत्रित थी जबकि जन्म दर बढ़ रही थी। परंतु 1618 तथा 1648 के वर्षों के बीच यूरोपीय देशों ने विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में क्रांतिकारी परिवर्तन देखे और वे अपेक्षाकृत शांतिमय अवधि से गुजर रहे थे। तो इसी वजह से कथन एक गलत है, परंतु कारण आर जो है यह सही है। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, पहले को कथन ए से और दूसरे को उसके कारण आर से दर्शाया गया है। कथन ए कह रहा है कि कुछ यूरोपीय देशों में प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्धों के तुरंत बाद लिंग अनुपात में वृद्धि हुई और इसका कारण दिया गया है कि युद्ध में हुई पुरुषों की हानियों से पैदा हुए अभाव की पूर्ति अधिजैविक बलों के कार्य करने से होता है। इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कथन ए सही है, परंतु इसका जो कारण दिया गया है वह गलत है। ठीक है, कुछ यूरोपीय देशों में प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्धों के तुरंत बाद लिंग अनुपात में वृद्धि हुई, परंतु युद्ध में हुई पुरुषों की हानियों से पैदा हुआ अभाव की पूर्ति अधिजैविक बलों के कार्य करने से होती है। तो इसी वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कथन ए जो है सही है, परंतु इसका जो कारण दिया गया है वह आर गलत है। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, पहले को कथन ए से और दूसरे को उसके कारण आर से दर्शाया गया है। कथन ए कह रहा है कि स्वास्थ्य आधारित संरचना में सुधार के तुरंत बाद ही भारत की जनसंख्या की माध्यिका आयु में ह्रास हुआ और इसका कारण दिया गया है कि मृत्यु दर आयु संरचना को प्रजनन दर की अपेक्षा बहुत कम सीमा तक प्रभावित करती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कथन ए गलत है, परंतु इसका जो कारण दिया गया है आर वह सही है। स्वास्थ्य आधारित संरचना में सुधार से माध्यिका आय संरचना में ह्रास से नहीं हुआ है, अपितु वृद्धि हुई है, जबकि मृत्यु दर आय संरचना को प्रजनन दर की अपेक्षा बहुत कम सीमा तक प्रभावित करती है। इसी वजह से कथन ए जो है यह गलत है और जो इसका कारण दिया गया है आर यह सही है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से अनुसूचित जातियों के लिए सबसे अधिक आरक्षण प्रतिशत किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी पंजाब और ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तमिलनाडु में अनुसूचित जातियों के लिए सबसे अधिक आरक्षण प्रतिशत तमिलनाडु राज्य में है। 76वें संविधान संशोधन के द्वारा तमिलनाडु में वर्ष 1994 में, कब 1994 से अनुसूचित जातियों के लिए 69% कितना अनुसूचित जातियों के लिए 69% आरक्षण प्रदान किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 से आधारभूत सरोकार रखता है? ऑप्शन नंबर ए है पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व, ऑप्शन नंबर बी है अस्पृश्यता का उन्मूलन, ऑप्शन नंबर सी है अनुसूचित जातियों के लिए सेवाओं में पदों का आरक्षण और ऑप्शन नंबर डी है अनुसूचित जातियों को राजनैतिक प्रतिनिधित्व। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध कर दिया गया है। अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुसूचित जातियों के लिए सेवाओं में पदों का आरक्षण अनुच्छेद 16 में तथा राजनैतिक प्रतिनिधित्व अनुच्छेद 320 से 332 में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति कौन था? ऑप्शन नंबर ए है बीपी मंडल, ऑप्शन नंबर बी है BR अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी है काका कालेलकर और ऑप्शन नंबर डी है MK गांधी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि काका कालेलकर। ठीक है, काका कालेलकर की अध्यक्षता में राष्ट्रपति ने 29 जनवरी 1953 को एक पिछड़ा आयोग की नियुक्ति की थी। आयोग को निर्देश दिया गया था कि वह उन कसौटियों का निर्धारण करे जिनको अपनाकर यह निर्णय लिया जा सके कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से कौन से लोग हैं जिनको पिछड़ा वर्ग माना जा सके और ऐसे वर्गों की इन कसौटियों को ध्यान में रखकर एक सूची तैयार की जा सके। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, स्त्रियों ने सभ्यता की सभी मूर्खताओं और बुराइयों को उपार्जित किया है और लाभदायक परिणाम को नहीं पा सकी है। उपर्युक्त कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटिश बेव का, ऑप्शन नंबर बी है मैरी वाल्नोस्टोक्रॉप का, ऑप्शन नंबर सी है नासी चोडोरो का और ऑप्शन नंबर डी है मार्गरेट मीड का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बीट्रिस वेब का। बीट्रिस वेब का कथन है कि स्त्रियों ने सभ्यता की सभी मूर्खताओं और बुराइयों को उपार्जित किया है और लाभदायक परिणाम को नहीं पा सकी हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जातियों की उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व का संरक्षण करता है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 में, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 275, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 365 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 340 और 342। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 में, यानी कि अनुच्छेद 332 लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जातियों का उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व का संरक्षण करते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो सूची 1 में आंदोलन का नाम दिया गया है और सूची नंबर 2 में ये आंदोलन किस काल में हुए थे उनका नाम दिया गया है। हमें इनका आपस में मिलान करना है, तो आइए मिलान करते हैं। पहला है राजवंशी क्षत्रिय सभा आंदोलन। राजवंशी क्षत्रिय सभा जो आंदोलन था यह किस काल में हुआ था? तो यह 20वीं शताब्दी की पहली तिमाही में हुआ था। कब हुआ था? तो यह 20वीं शताब्दी की पहली तिमाही में हुआ था। दूसरा है नक्सलवादी आंदोलन। नक्सलवादी आंदोलन किस काल में हुआ था? तो यह 1968 के आगे हुआ था। ठीक है। और तीसरा है हमारा नया सिनेमा आंदोलन। यह कब हुआ था? तो यह 1960 के दशक में हुआ था। और चौथा है श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन। यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 19वीं शताब्दी में। यह आंदोलन कब हुआ था? तो यह हुआ था 19वीं शताब्दी में। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन प्रवर्तित किया गया था प्रमुख रूप से। ऑप्शन नंबर ए है नडारों में, ऑप्शन नंबर बी है ब्राह्मणों में, ऑप्शन नंबर सी है एजारों में और ऑप्शन नंबर डी है नैयरों में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एजारों में। ठीक है। श्री नारायण गुरु ने केरल तथा केरल के बाहर श्री नारायण धर्म परिपालन योगम यानी कि SNDP नामक संस्था की स्थापना की। उन्होंने दलित जात के उत्थान के लिए अनेक प्रयास किए। उन्होंने अस्पृश्यता जातियों को जो है पिछड़ी जातियों में परिवर्तित करने में विशेष सफलता मिली थी और श्री नारायण एझवा जाति से संबंधित थे। उन्होंने जो है कई मंदिर भी बनवाए थे। ठीक है, जो सभी वर्गों के लिए खुले हुए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा अगला प्रश्न है,
भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में पिछड़ा वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 15 के 4 में, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 16 4, ऑप्शन नंबर डी है सी है अनुच्छेद 17 4 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 23 के 4 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) में पिछड़ा वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए सहायता अनुदान की बात करता है? अनुच्छेद 200, ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 275, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 334, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 244 ए में और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 164 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 275 के अनुसार। संविधान के 12वें भाग के अनुच्छेद 275 के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा राज्यों को जनजातीय कल्याण को बढ़ावा देने एवं इनके लिए प्रशासन की उचित व्यवस्था करने के लिए विशेष धनराशि प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। संविधान के 6ठे भाग में अनुच्छेद 164 के अनुसार बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जनजातीय कल्याण कार्यों के लिए विशेष मंत्रालय रखने की व्यवस्था की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, पहले को कथन ए से और दूसरे को उसके कारण आर से दर्शाया गया है। कथन ए कह रहा है कि कहा जाता है कि बहुत सारे जनजातीय समुदाय अपने आसपास के हिंदू समुदायों में विलीन हो गए थे और इसका कारण दिया गया है कि आत्मसातकरण की विधि में समूहों की सापेक्षिक शक्ति ही निर्णायक कारक होती है। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और साथ ही साथ कारण आर कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, एक संस्कृति द्वारा अपने से भिन्न दूसरी संस्कृति को जो है अपने में घुला मिला लेने की प्रक्रिया को जो है आत्मसत्करण या सात्मीकरण कहते हैं। सात्मीकरण की प्रक्रिया में दूसरी संस्कृति के इतिहास, स्मृतियों, परंपराओं, भावनाओं व दृष्टिकोणों को इस प्रकार अपना लिया जाता है कि जैसे वे उन्हीं की संस्कृति के अंग हों। सात्मीकरण की प्रक्रिया की जैसे वे उन्हीं की संस्कृति के अंग हों, जैसे आप ऐसा बोल सकते हैं कि सात्मीकरण की जो प्रक्रिया है विशेषता ऐसे अप्रवासी, बाहरी और मतहा समूहों में देखी जाती है जो प्रभुत्वशाली अतिथि और समूह में धीरे धीरे पूर्णतया जो है घुल मिल जाते हैं। तो इस वजह से कथन ए और आर दोनों सही हैं और साथ ही साथ कारण आर जो है यह कथन ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है विभिन्न अंगों को मिलाकर एक एकल इकाई की सृष्टि की प्रक्रिया एकीकरण है और इसका कारण दिया गया है कि सामाजिक सुदृढ़ता एकीकरण में सहायक होती है। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, परंतु जो है आर जो है यह ए की सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि एकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी रचना के निर्मायक या भागों में विभिन्नता होते हुए भी उनके आपसी संबंधों में संगठन होता है। परिणामतः सामाजिक इकाई के सदस्य एक और समूह के व्यवस्था को टूटने से बचाते हैं तो दूसरी ओर वे एकता को बनाए रखने के लिए एक दूसरे के सहयोग करते हैं। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, एक ऐसी दशा जिसमें लोग मिलजुल कर काम करते हैं हालांकि उनमें विभेद होते हैं जो उनको अलग करते हैं, यह परिभाषा किस संकल्पना की है? तो यह परिभाषा किस संकल्पना की है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा सहयोग, ऑप्शन नंबर बी है समंजन, ऑप्शन नंबर सी है एकीकरण, ऑप्शन नंबर डी है आत्मसातकरण और ऑप्शन नंबर डी है सामाजिकरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सहयोग। एक ऐसी दशा जिसमें लोग मिलजुल कर काम करते हैं हालांकि उनमें विभेद होते हैं जो उनको अलग करते हैं, यह परिभाषा जो है सहयोग संकल्पना की है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक अन्योन्य क्रिया का वह रूप जिसमें लोग सामान्य हितों को बढ़ावा देने के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं, यह परिभाषा किस संकल्पना की है? ऑप्शन नंबर ए है सहयोग, ऑप्शन नंबर बी है समंजन, ऑप्शन नंबर सी है एकीकरण, ऑप्शन नंबर डी है आत्मसातकरण और ऑप्शन नंबर ई है सामाजिकरण।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एकीकरण संकल्पना की। ठीक है, सामाजिक अन्योन्य क्रिया की का वह रूप जिसमें लोग सामान्य हितों को बढ़ावा देने के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं, यह परिभाषा एकीकरण संकल्पना की है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, अनुकूलन की वह प्रक्रिया जिसमें संस्कृत के तत्व एक समरूप समग्र का रूप धारण करते हों, यह परिभाषा किस संकल्पना की है? ऑप्शन नंबर ए है सहयोग, ऑप्शन नंबर बी है समंजन, ऑप्शन नंबर सी है एकीकरण, ऑप्शन नंबर डी है आत्मसातकरण और ऑप्शन नंबर ई है सामाजिकरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आत्मसातकरण संकल्पना की। अनुकूलन की वह प्रक्रिया जिसमें संस्कृत के तत्व एक समनुरूप समग्र का जो है रूप धारण करते हैं, यह परिभाषा आत्मसातकरण संकल्पना की है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक अल्पसंख्यक समूह धीरे धीरे अपनी सांस्कृतिक प्रतिरूपों को छोड़ता है और प्रबल समूहों की सांस्कृतिक प्रतिरूपों को अपनाता है, यह परिभाषा किस संकल्पना की है? तो यह परिभाषा किस संकल्पना की है? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि सामाजिकरण संकल्पना की। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक अल्पसंख्यक समूह धीरे धीरे अपनी सांस्कृतिक प्रतिरूपों को छोड़ता है और प्रबल समूहों के सांस्कृतिक प्रतिरूपों को अपनाता है, यह परिभाषा सामाजिकरण संकल्पना की है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ई। आज का हमारा अगला प्रश्न है, एक जाति प्रबल तब बनती है जब वह अन्यों पर प्रधानता प्राप्त करे संख्या के साथ साथ। ऑप्शन नंबर ए है आर्थिक और राजनीतिक शक्ति में, ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक और धार्मिक शक्ति में, ऑप्शन नंबर सी है धार्मिक और आर्थिक शक्ति में और ऑप्शन नंबर डी है राजनीतिक और सामाजिक शक्ति में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्थिक और राजनीतिक शक्ति में। भारतीय समाजशास्त्र में प्रबल या प्रभुजात की इस अवधारणा को सर्वप्रथम प्रयोग एम.एन. श्रीनिवास ने किया है। इस संबंध में उन्होंने लिखा है कि उस जात को प्रबल या प्रभुजात कहा जा सकता है जो किसी गांव अथवा क्षेत्र विशेष में आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। इस जात का जो है पारस्परिक एवं प्रथानुगत जातियां श्रेणी में सर्वोच्च स्थान होना जो है जरूरी होती है। किसी जात की जनसंख्या की ताकत, शिक्षा तथा सांस्कारिक प्रसिद्धि जैसे कुछ कारण हैं जो किसी जात को किसी एक गांव विशेष में अथवा ग्रामीण भारत के किसी क्षेत्र में उसे प्रभु जात का दर्जा देते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक जात प्रबल जात तब बनती है जब वह अन्यों पर प्रधानता प्राप्त करे संख्या के साथ साथ आर्थिक और राजनीतिक शक्ति में। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय आवासीय योजना बनाई गई है वर्ष। ऑप्शन नंबर ए है 1985 में, ऑप्शन नंबर बी 1987 में, ऑप्शन नंबर सी 1991 में और ऑप्शन नंबर डी है 1999 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1985 में। जवाहर रोजगार योजना की एक उप योजना के रूप में इंदिरा आवास योजना गरीबों के आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्ष 1985 में शुरू की गई, जो राष्ट्रीय स्तर पर पहली आवासीय योजना है। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम पिता पक्ष की ओर विवाह की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर ए है 3 पीढ़ियों में, ऑप्शन नंबर बी है 4 पीढ़ियों में, ऑप्शन नंबर सी है 5 पीढ़ियों में और ऑप्शन नंबर डी है 6 पीढ़ियों में। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आप लोगों से पिछले प्रैक्टिस सेट में पूछा गया था कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो कईयों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर सही बताया है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 5 पीढ़ियों में। हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार माता की 3 पीढ़ियों तथा पिता पक्ष की ओर से 5 पीढ़ियों में विवाह नहीं करना चाहिए, जबकि सूत्रकार वरिष्ठ और गौतम के अनुसार माता की 5 पीढ़ियों तथा पिता के 7 पीढ़ियों में विवाह करने की मनाही है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, विश्व के अनेक समाजों में पुरुष प्रभुत्व के प्रतिमान सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मूल्यों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है जनरीतियों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है रूढ़ियों द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है सांस्कृतिक द्वारा। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि हमारे सभी प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिए जाते हैं, यानी कि आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 58 के लास्ट क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। यानी कि आज के इस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दें। और आपने वीडियो को डिसलाइक क्यों किया है इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे क्या होगा कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को जरूर कंसीडर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।